क्वेश्चंस भी आते हैं, तो क्वेश्चंस अभी हो नहीं पाएंगे, क्वेश्चंस हम कल करेंगे क्योंकि डेरिवेशन पार्ट इसका ज्यादा है, डेरिवेशन जरूरी भी है। चलो अब चलते हैं। हाँ अंशुमन बोलो। गलती से हो गया, चलो। अब एक बात बताओ मेरे को, हम थोड़ा सा ना स्टार्ट करते हैं बेसिक से, मटेरियल्स के टाइप से। तुमने केमिस्ट्री में 3 तरह के मटेरियल पढ़े होंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अनुसार या इलेक्ट्रॉन्स के अनुसार। पहला पैरा मैग्नेटिक पढ़ा है? यस सर। यस डायमैग्नेटिक। तीसरा फेरोमैग्नेटिक। मैग्नेटिक। क्या फर्क पड़ा था तुमने इसमें, क्या होते हैं तीनों? फेरो क्या होता है, पैरा क्या होता है, डाया क्या होता है, क्या पढ़ा दोनों में? सर तीनों में? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाँ क्या, ऐसे क्या ऐसे होते हैं, क्या होते हैं? पैरा के अंदर अनपेयर्ड होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डायमैग्नेटिक में पेयर्ड होते हैं, और फेरो हाँ में शायद एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, होते हैं अपोजिट साइड। अनपेयर्ड, होते तो अनपेयर्ड है ना। पैरा में भी अनपेयर्ड, वैरो में भी अनपेयर्ड, डाया में कैसे होते हैं? पेयर्ड पेयर्ड। में आते हैं। अब इलेक्ट्रॉन है उसके पास एंगुलर मोमेंटम है, अभी हमने पिछले में बात भी की थी, एक मैग्नेटिक मोमेंट होगी इसके कारण, क्या होगी सर? मैग्नेटिक मोमेंट होगी, क्योंकि करंट बना रहा है, करंट करा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो मैग्नेटिक डाइपोल है, डाइपोल है तो मैग्नेटिक मोमेंट है। कुल मिला के उसके अंदर हर इलेक्ट्रॉन के लिए पास क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट है सर। अब मैग्नेटिक मोमेंट है यानी मैग्नेटिक डाइपोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड वाली प्रॉपर्टी शो करेगा या नहीं करेगा बताओ? इलेक्ट्रॉन भी करेगा, करेगा। की बात। लेकिन जिस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन पेयर में होंगे तो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट तो होगी 100%, लेकिन उस पेयर में है तो एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, जैसे तुम समझते हो हंस रूल से करते हो, तो एक की मैग्नेटिक मोमेंट दूसरे की मैग्नेटिक मोमेंट से क्या हो जाएगी? कैंसर। कैंसिल। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगी? जीरो। लेकिन पैरा और फेरो में ऐसा नहीं होगा, उनके पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं होगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसके अंदर पेयर नहीं है। डाया में कैसे हैं सर? पेयर्ड है। पेयर्ड है तो क्या हो जाएगा सर? उनकी नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है वो तो तुम्हें पता ही है। अब वो 0 किस में हो रही है? क्योंकि जिसमें कैसे हैं इलेक्ट्रॉन्स, कैसे हैं? पेयर्ड में। क्लियर है? अब रह गए पैरा और फेरो, इनके अंदर क्या नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगी क्या? नहीं होगी। नो सर। वैसे नहीं होगी, मैं अभी बात करूंगा कब कब। मैं जनरल केस बता रहा हूँ, ये कैसा केस है? जनरल। अभी देखते हैं कि पैरा में है तो सही, लेकिन अब ध्यान से देखना, ये एक मटेरियल है, समझ रहे हो? अब पैरा और फेरो और डाया में मैं बोलूं, अब इनके पास मैग्नेटिक मोमेंट है तो इनके पास डाइपोल्स होते हैं। इन सबके पास क्या होते हैं बच्चे? डाइपोल्स। छोटे 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 डाइपोल हर मटेरियल के पास इनमें से। तो इस पैरा के पास कैसे हैं? डाइपोल्स हैं, क्योंकि इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट भी है। तो डाइपोल्स हैं तो सही, मैग्नेटिक मोमेंट होनी तो चाहिए। क्या होनी चाहिए? होनी तो चाहिए। तो डाइपोल्स है, मैग्नेटिक मोमेंट है, तो लेकिन उनकी जो डाइपोल्स है उसको एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ऐसे। सारे कैसे हैं? रैंडम डायरेक्शन में। रैंडम डायरेक्शन। इसी वजह से इसकी मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे को, नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर रहे हैं, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाती है? 0। समझ में आ रहा है भाई? डाया में तो होते ही 0 है मैग्नेटिक मोमेंट, लेकिन पैरा में होने ही नहीं चाहिए 0, लेकिन हो जाते हैं क्योंकि वो डाइपोल जो होते हैं वो सारे कैसे अरेंज होते हैं सर? रैंडम। सिंपल सी बात समझो कि भाई अगर मैं इसको ड्रिफ्ट वाले से एग्जांपल, याद है ड्रिफ्ट वेलोसिटी रैंडम में 0 होती थी ऐसे जब पढ़ते थे। ऐसे समझो भीड़ है, बहुत सारी भीड़ है, भीड़ है उसमें, भीड़ में तुम कैसे बता पाओगे कोई बंदा इधर चल रहा है, कोई बंदा इधर चल रहा है, कोई इधर चल रहा है, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर? तो सब जो कैसे बता पाओगे कि आगे चल रहे हैं या पीछे चल रहे हैं, दाएं चल रहे हैं या बाएं चल रहे हैं? बता पाओगे क्या? नेट मोशन आगे है, पीछे है, दाएं है या बाएं है? बता पाओगे नेट मोशन कैसा है? नहीं पता।
जब तक उस भीड़ में से कुछ लोग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना चल रहे हो, कुछ लोग, तब तक हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कोई तो आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो जब तक कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन ना हो तब तक मैं बता पाऊंगा क्या नेट मोशन कहाँ है। नो No, सर। ऐसे sir. मैंने ड्रिफ्ट No, वेलोसिटी sir. समझा है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, जीरो। क्या जीरो होनी चाहिए थी? नहीं सर, होनी तो चाहिए थी कुछ नॉन जीरो, बट जीरो हो गई क्योंकि अरेंज कैसा है, Random. रैंडमली अरेंज्ड है। ठीक है, अब ऐसे ही मटेरियल को मैं किस में रख देता हूं, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं। किस में रख देता हूं बच्चे? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं सर। अब क्या होगा सर, जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाला मैंने इसको बी, तो अब ये सारे डाइपोल्स हैं, क्या हैं ये जो एरो से दिखाए थे, डाइपोल्स है। तो डाइपोल्स को जब मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो क्या होता है, वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर देते हैं खुद को। हाँ मतलब उनके ऊपर क्या लगती है, टॉर्क लगती है, तो जिसके कारण वो क्या हो जाते हैं सर, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। अब ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स है बच्चे, मैं सिर्फ इनका बिहेवियर नोट कर रहा हूं अभी के लिए, ऐसे समझो। क्या कर रहा हूं, इनका बिहेवियर नोट। इनका जो रीजन है वो हमें नेक्स्ट हायर क्लासेस में मिलता है, लेकिन अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं सर, नोट कर रहे हैं इन सबका बिहेवियर। आइए, इनका रीजन होते हैं बहुत, हर चीज के रीजन है भाई। अब यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड है, अब क्या होंगे सर, इसमें से ना देखा मैंने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कुछ मटेरियल्स जो थे वो क्या हो गए सर, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो गए, अलाइन हो गए। बाकी कैसे रहे वैसे के वैसे, बाकी सारे कैसे रेंज है सर, रैंडमली। लेकिन कुछ एक पर्टिकुलर थे, वो किस डायरेक्शन में अलाइन हो गए बच्चे, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल Magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक। और ये जो कुछ अब नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो रहेगी क्या? नो No, sir. अब कुछ जो है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, समझ रहे हो? हाँ, तो अब नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं है, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं है तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो नहीं है, ऐसा बोल दो। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर। तो ठीक है, अब क्या होगा सर, मैग्नेटिक मोमेंट तो जीरो नहीं है सर यहाँ पर। अब यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर देखो ध्यान से, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं आई यहाँ पर क्योंकि कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड में आ गए थे। कुछ मटेरियल ऐसे भी थे जो क्या हो, जो पहले से रैंडम, जिनको मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा ना, तो वो अलाइन तो हुए, लेकिन कैसे अलाइन हुए, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड। अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक। और जो तीसरे हैं उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हमने कहा ठीक है। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो क्या हुआ, और इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो क्या हुआ। मैं सिर्फ अभी उसी सब्सटेंस को ले रहा हूं, इस वाले को, जो डायरेक्शन ऑफ, जो किसमें लाइन हुए थे, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। Magnetic field. सर अब इनके पास कुछ नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगी ना, पहले तो ये बताओ। हाँ सर होगी, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ गए हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब ये ध्यान से देखना, ये कब हुआ, जब मैंने क्या लगाया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनकी नेट डाइपोल मोमेंट कितनी थी, नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितनी थी, जीरो थी। जीरो थी। Zero. अब एक्सटर्नल के कारण अलाइनमेंट हो गई, जिसके कारण मैग्नेटिक मोमेंट आ गई, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब इसके अंदर देखो, पहले से जो मैंने बिहार से मैग्नेटिक फील्ड, चलो ऐसे समझो, ये जो अलाइनमेंट हुई, ये हुई तो अंदर वाले डाइपोल्स के कारण, मतलब, लेकिन ये अलाइनमेंट, इसका पर्टिकुलर रीजन क्या है, बाहर वाला फील्ड। अगर बाहर वाला फील्ड ना डालता तो क्या ये अलाइनमेंट होती? No, sir. नो सर। No, sir. अब बाहर वाला फील्ड में कैसे दे सकता हूं सर, या ऐसा समझो, ये जो अंदर मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन हुई, ये जो हुआ, इसके कारण कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट आ गई। इस क्या हर डायरेक्शन में डाइपोल अलाइन हो गई, या इस यही वाले हर सारा डाइपोल अलाइन हो गया जितने भी थे, ये सिर्फ ये पर्टिकुलर अलाइन हुए हैं?
पर्टिकुलर पर्टिकुलर रीजन में, पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बढ़ गई, बाकी सब तो कैंसिल ही हो रही थी अभी तक। एक पर्टिकुलर रीजन में अब नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ गई, तो मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो गई एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, इसको ही बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। समझ में आ रहा है? एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितनी मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो गई। देखो भाई, कौन सी पर्टिकुलर वॉल्यूम है सर? यहाँ पर येलो वाला रीजन दिख रहा है, वहां पर नेट मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो गई। किस कारण इंड्यूस हुई? क्योंकि डाइपोल्स क्या हो गए सर? अलाइन हो गई इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो गई पर यूनिट वॉल्यूम। इसी को मैंने क्या बोल दिया? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। आई दिख रहा है क्या? कितनी मैग्नेटिक मोमेंट अगर एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में इसी येलो वाले रीजन में ज्यादा डाइपोल अलाइन होते तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी क्या हो जाती? ज्यादा हो जाती। ज्यादा। जितने ज्यादा एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में अलाइन होंगे डाइपोल, पहले एक मान लो एक छोटे से इतने से वॉल्यूम में 4 डाइपोल अलाइन हुए, अब इतने से ही वॉल्यूम में 10 डाइपोल अलाइन हो गए, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन किसकी ज्यादा? 10 वाले की। जितने ज्यादा डाइपोल्स अलाइन हो गए एक पर्टिकुलर, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन समझ में आया सबको? पहले तो ये यस तो जब भी यहाँ पर कैपिटल आई वर्ड यूज कर रहा हूं तो उसके लिए तुम्हारे दिमाग में एक पिक्चर बन जानी चाहिए, डाइपोल, अंदर वाले डाइपोल अलाइन हो गए। क्या पिक्चर बनेगी? अंदर वाले डाइपोल अलाइन हो गए। जब भी मैं ये वर्ड बोल दूं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो तुम्हारे मन में क्या पिक्चर बननी चाहिए बच्चों? अंदर वाले डाइपोल अलाइन हो गए। अच्छा, अब ये जो बाहर वाला एक्सटर्नल फील्ड है सर, तो अंदर अब मैग्नेटिक फील्ड भी बन गया होगा सर, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ गई होगी। किसके कारण बढ़ी है वो? क्यों बढ़ गया अंदर मैग्नेटिक फील्ड? सोचो। क्योंकि डाइपोल अलाइन हुई। और वो कौन सा फैक्टर है जिसने डाइपोल को अलाइन किया? एक्सटर्नल की वजह से कैपिटल आई। कैपिटल आई क्या है? कैपिटल आई। ठीक है, तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो किस कारण बन रहा है? कैपिटल आई। समझ में आ रहा है सबको क्या बोल रहा हूं मैं? यस ठीक है। अब बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो किस कारण आया होगा? एक तो तरीका है कि बाहर से मैग्नेटिक फील्ड देने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं बाहर से क्या दे दूं? मैग्नेट लगा दूं, है ना? और क्या तरीका है? और मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस कर सकता हूं बाहर? एक करंट वाली वायर हाँ, करंट दे दूं बाहर से, तो करंट के अराउंड भी क्या बनता है? करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड। करंट की वैल्यू बढ़ा दो, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाए। तो जो भी मैं फैक्टर बाहर यूज कर रहा हूं उसको क्या बोलता हूं? एच। उसको क्या बोलता हूं? एच। या ऐसे समझो, एच क्या है? एच एक ऐसा वर्ड है, इसको मैं वर्ड लिख देता हूं, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। एच वो फैक्टर है जिसके कारण कौन सा फील्ड आ रहा है सर? बाहर वाला। और ये इसका नाम मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी इसलिए है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी मतलब कितना ज्यादा मैग्नेटाइज कर, जो मैग्नेटाइज कर रहा है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो किसको मैग्नेटाइज कर रहा है? अंदर वाले डाइपोल्स को अलाइन कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बाहर से जो भी मैंने एक्सटर्नल फील्ड दिया वो किस वजह से आया? मेरा एच की वजह से। अब वो एच में सब कुछ काउंट हो जाता है बच्चे। एच के अंदर करंट भी आ सकता है। क्या आ सकता है? करंट भी आ सकता है। एच कौन सा फैक्टर है जिसके कारण कौन सा फील्ड आ रहा है? बाहर वाला। हाँ बच्चे पूछो। ऐसे गलती से हो गया था सर। हाँ, बाहर वाला फील्ड। अभी मैं एच का एग्जैक्ट वर्ड भी बताऊंगा। एच को आई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? स्मॉल आई से। करंट के कारण भी आता है आई, तो एन आई फॉर्मूला बन जाता है एच का। लेकिन मैं अभी उतनी डिटेल्स में नहीं जा रहा, जब हम सोलेनोइड भी बताऊंगा उसमें पता चल जाएगा तुम्हें। पर फिलहाल समझो एच किसके कारण आ रहा है सर? बाहर वाले फील्ड के कारण। एच के कारण कौन सा फील्ड है सर? बाहर वाला। और आई के कारण कौन से डाइपोल अलाइन हो रहे हैं सर? अंदर वाले डाइपोल अलाइन हो रहे हैं। तो मैं अगर बाहर के फील्ड की बात करूं तो कौन सा फैक्टर बोलोगे तुम? एच फैक्टर। और अंदर जो डाइपोल्स अलाइन हो रहे हैं वो क्या है सर? वो सबको पता है,
किस कारण आई हो का रहे हैं? फैक्टर है। आई की वजह से। अब जो अंदर फील्ड बना वो एक तो देखो बाहर वाला फील्ड है वो भी अंदर काउंट होगा ही होगा, ठीक है, और अंदर एक्स्ट्रा फील्ड भी बन रहे हैं किस कारण? जिसके कारण क्या अलाइन हो रहे हैं? डाइपोल अलाइन हो रहे हैं, Dipoles। उसके कारण भी फील्ड बन रहा है। तो अंदर जो फील्ड है वो बढ़ गया या घट गया? बढ़ गया ना। बढ़ जाएगा। एक्सटर्नल वाला तो है ही, साथ में जो डाइपोल्स अलाइन हो रहे हैं वो भी है। तो एक्सटर्नल वाला फील्ड को क्या बोलते हैं सर? एच वाला फैक्टर। सिंपल। अभी मैंने इक्वल नहीं रखूंगा, देखो मैंने तुम्हें ये नहीं बोला ना एच एक्सटर्नल फील्ड है, क्या मैंने ऐसा बोला है क्या? बोलो। मैंने तो बोला है एच वो फैक्टर है जिसके कारण कौन आ रहा है सर? एक्सटर्नल फील्ड आ रहा है। तो मैं देखो जो टोटल जो फील्ड है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है? अंदर के जो फील्ड है, एक तो एक्सटर्नल वाले फील्ड पे, एक्सटर्नल वाला फैक्टर पे यानी एच पे। एच मतलब मान लो फिलहाल एच करंट का फैक्टर है, तो जितना ज्यादा करंट दूंगा उतना ज्यादा क्या बनेगा सर? बाहर वाला Di- फील्ड बनेगा। उतना ज्यादा फील्ड नहीं बनेगा, बताओ। बाहर करंट के कारण अगर फील्ड बन रहा है तो मैंने करंट ज्यादा दे दिया तो फील्ड भी क्या बन गया सर? ज्यादा बन गया। ज्यादा बनेगा। अगर मैंने करंट को कम कर दिया तो फील्ड भी क्या बनेगा सर? कम बनेगा। कम। अच्छा, एक तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं मैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर, एक तो एच वाले फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, और किस पे डिपेंड कर रहा है सर? आई आई वाले ये फैक्टर factor पे। पे। कि भाई जितने ज्यादा डाइपोल्स अलाइन हो रहे हैं उतना ज्यादा भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है सर। तो दो फैक्टर है, जितना ज्यादा बाहर से दे रहे हो यानी एच वाला फैक्टर, और जितना ज्यादा डाइपोल अलाइन हो रहे हैं वो क्या है सर? आई वाला फैक्टर। अब प्रोपोर्शनल हटाया है तो क्या लगेगा? एक कांस्टेंट। कांस्टेंट, यहाँ पर वो कांस्टेंट। कांस्टेंट है म्यू नॉट, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये फॉर्मूला दिख रहा है क्या? B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस आई। यस सर। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। क्या सारे बोलो, क्या फॉर्मूला आया? B इज इक्वल टू बी म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस आई। प्लस। H plus I। क्लियर है? आई कौन सा था फैक्टर जिसकी वजह से कौन अलाइन हुए थे सर? डाइपोल्स। H जिसकी वजह से कौन सा फील्ड आया था? एक्सटर्नल वाला। एक्सटर्नल। अच्छा, आई तो तभी आया होगा ना सर। अब मैं दूसरे तरीके से भी इसको समझाता हूँ। एच को दूसरे तरीके से कैसे समझा सकता हूँ, देखो मैं ऐसे भी समझा सकता था इसको कि भाई बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है सर? एक्सटर्नल वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? जितना ज्यादा एच का फैक्टर होगा उतना ज्यादा ना। तो यहाँ पर भी प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो क्या बन जाएगा? एक कांस्टेंट। तो बी इज इक्वल टू क्या आ गया? म्यू नॉट एच। म्यू नॉट एच। क्लियर है सबको? यस सर। है ना? तो यहाँ Yes। पर ये B यस कर सकते हो। तो ये बी का फॉर्मूला बन सकता है एक्सटर्नल वाले। अभी इसके ऊपर बात नहीं कर। दूसरा तरीका देखो, अब यहाँ तक तो हो गया सर। ये आई का फैक्टर कब आया? जब कौन अलाइन हुआ था सर? डाइपोल। डाइपोल डाइपोल। कहाँ अलाइन हुए थे? उस मटेरियल के अंदर। याद है ना वो जो मैंने एक स्क्वायर रेक्टेंगल में मटेरियल बनाए थे जिसके अंदर डाइपोल्स लगे थे, वो डाइपोल्स अलाइन हो गए थे, मटेरियल के अंदर हुए थे ना। वो मटेरियल कुछ भी हो सकता है, पैरा या फेरो, कैसा भी हो सकता है, डाया भी हो सकता है ना। अगर वो मटेरियल ही ना हो, अंदर कोई मटेरियल ना हो, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। जीरो। तो बी किसके इक्वल आ जाएगा? सिर्फ म्यू नॉट एच। when there is no मटेरियल। मटेरियल। तो यही वाला आ गया ना। पर तुम सिंपल सी बात समझो, जब अंदर कुछ आ ही नहीं रहा तो सारा का सारा फील्ड किस कौन से वाला है? एक्सटर्नल वाला। एक्सटर्नल वाला ही है। अंदर वाले एक्सटर्नल। तो डाइपोल अलाइन ही नहीं हो रहे, अंदर तो कोई है ही नहीं, तो सारा सर बाहर वाला है। तो बाहर वाले फील्ड की वैल्यू भी सीधा लिख सकते हो, क्या? म्यू नॉट इंटू एच। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक पहले देख लो अच्छे से। हाँ केशव पूछो। यस सर, समझ आ रहा है। अरे किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो बच्चों। पक्का? नो सर। यस सर। No sir। अब यहाँ तक हो जाएगा सर। अब b इज इक्वल टू म्यू नॉट एच आ गया। आई की वैल्यू जब 0 हो गई तो ठीक है, लेकिन अब एक बात बताओ, ये सारी चीजें आपस में रिलेटेड है। मैं लास्ट में समराइज कर दूंगा, रट जाएगा सब, लेकिन अभी सुनो, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। सर ये जो एक्सटर्नल वाली बात थी तो ठीक है, अगर मैं सोलेनोइड का ही ले लेता हूँ एग्जाम्पल। सोलेनोइड एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा, याद रखना इस बात को, क्योंकि सोलेनोइड कैसा है सर?
करंट कैरिंग सोलेनोइड एक्ट एज ए डाइपोल, याद आया ना? और डाइपोल के पास दो पोल होते हैं, कैसे? एक तो नॉर्थ पोल और एक South Pole. तो सोलेनोइड भी कैसे एक्ट करता है? एक बार मैग्नेट की तरह, याद रखना। अच्छा, अभी नॉर्मल की बात चलती है। सर इसके अंदर सिर्फ करंट है और इसमें कोई मटेरियल प्रेजेंट नहीं है, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड को भी क्या लिख सकता हूँ? बी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? म्यू नॉट, बोलो इस वाले फॉर्मूले से कौन सा फॉर्मूला आएगा सोलेनोइड में? अगर कोई मटेरियल नहीं है अंदर, ना पैरा ना फेरो ना डाया, तो बी इज इक्वल म्यू टू नॉट एच। म्यू नॉट एच। क्लियर है? वैसे तुमने सोलेनोइड के लिए फील्ड की वैल्यू निकाल रखी थी, वो क्या आती थी जो हम मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं पीछे? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू, याद करो सोलेनोइड की फील्ड क्या पढ़ते थे? एन इंटू आई, याद आया? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, जहां पर एन क्या था? नंबर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, पर Number of यूनिट turns. लेंथ। लेंथ। ये फॉर्मूला आता था क्या जनरली? Yes, sir. ऐसे ये आना चाहिए, लेकिन आ तो ये भी रहा है, ये भी दोनों है, तो म्यू नॉट एच किसके इक्वल आएगा? म्यू नॉट इंटू एन आई। तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कट गया, तो एच किसके इक्वल आ गया? देखो, Ni. तो यही तो मैं बोल रहा था। आई कैसा फैक्टर है? एक्सटर्नल जो फैक्टर, जो करंट, जिसके वजह से क्या बन रहा था सर? मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था। और देखो एच जो मैंने तुमने फैक्टर बोला था, एक्सटर्नल फैक्टर जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो एक्चुअल में वो एच यहाँ पर किस पे डिपेंड कर रहा है? देखो आई पे। आई पर, I. क्योंकि एच का फॉर्मूला क्या है? एन इंटू आई। और इसकी यूनिट देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो बच्चे। एच की यूनिट कैसे देखोगे? एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। लेंथ। आई क्या होता है? एम्पियर। एल को लिखते हैं मीटर में, तो एच का फॉर्मूला क्या हो गया? मतलब यूनिट एम्पियर पर मीटर। Meter. समझ में आ रहा है क्या? एम्पियर पर मीटर। Meter. क्लियर है सबको? अब यहाँ पर एच कौन सा फैक्टर है? किस पे डिपेंड कर रहा है? सोलेनोइड के केस में एच किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चे? I पे. I पे। समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैंने एक्सटर्नल फैक्टर बोला। अभी तक जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई भी एक छोटा सा पार्ट, तो वो पूछो पहले, तब हम आगे बढ़ेंगे। वरना माइक ऑन करके बोलो समझ में आ गया, और नहीं आया तो भी माइक ऑन करके बोलो सर रुक जाओ, एक चीज समझनी है। जल्दी जल्दी करो। सर आ गया समझ. सर आ आ गया सर। हाँ, कुछ बोल रहे हो प्रगति आप? नहीं सर, ठीक है, समझ क्लियर है। ओके। सबको चले आगे। यस सर। Yes, यस sir. सर। तो देखो, अभी दो मेरे पास फैक्टर आए सर, यहाँ तक तो मेरे को समझ में आ गया। अगर मटेरियल, मैं दोबारा थोड़ा कर दूं, अगर बी, अगर कोई मटेरियल नहीं है तो बी किसके इक्वल है? म्यू नॉट इंटू H. एच के। एच के। अगर मटेरियल आ जाए, Mu not म्यू नॉट एच प्लस आई। ब्रैकेट ध्यान से रखना इसको, ठीक है? वैसे सोलेनोइड के केस में जब एच की वैल्यू निकाली तो क्या आई? एन इंटू I. आई। एच कौन सा फैक्टर है जिसके कारण वो एक्सटर्नल वाला फील्ड आया? आई कौन सा फैक्टर है जिसके कारण कौन अलाइन हुए? Internal. सर एक बात बताओ, जो डाइपोल अलाइन हुए होंगे आई, वो कब अलाइन होते हैं? जब कौन आता है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक एक्सटर्नल फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। यानी कौन सा फैक्टर? एच वाला। H. तो जितना H वाला वाला। एच वाला फैक्टर होगा उतना ही ज्यादा क्या अलाइन होंगे सर? Dipole. उतनी ही ज्यादा आई, कैपिटल आई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगी ज्यादा डाइपोल अलाइन होंगे तो एच भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल आई। I. क्लियर है? जितना ज्यादा एच की वैल्यू, या उल्टा लिख दूं तो मैं, सॉरी, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बोल दिया मैंने। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाए? एच। एच। सोचो थोड़ा, समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा एक्सटर्नल वाले फैक्टर की वैल्यू, उतना ज्यादा अंदर डाइपोल अलाइन नहीं होंगे क्या? खुद सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा। बाहर ज्यादा फील्ड दूंगा, बाहर ज्यादा फील्ड दूंगा, तभी तो ज्यादा लाइन होंगे ना। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच बोल सकता हूँ क्या? हाँ सर। यस। तो प्रोपोर्शनल हटा के फिर एक कांस्टेंट लगेगा, इस बार कांस्टेंट होगा काई। इस काई को क्या बोलता हूँ? ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी। ये हमारे पास तीसरा फॉर्मूला हो गया। किसी को कोई फॉर्मूले में दिक्कत है? इस फॉर्मूले में कैसे आया? नो सर। नो सर। तो I इज इक्वल टू काई इंटू एच। काई क्या है? ससेप्टिबिलिटी।
अब ध्यान से देखो ससेप्टिबिलिटी क्या है, ये सब अभी चलेंगे बाद में, ठीक है सर। अब यहाँ से मैं करेक्टराइज भी कर सकता हूँ मटेरियल्स को, पैरा और डाया तो मैं अभी बता दूं तुम्हें, लेकिन अभी नहीं बता सकते। चलो देख ही लो बच्चों। आई और काई यहाँ पर ठीक है। आई कौन सा फैक्टर था जिसके कारण क्या फील्ड हो रहे थे? डायपोल अलाइन डाइपोल। एच एक्सटर्नल वाला। जब मैंने पैरा की बात की थी, मैंने एक मटेरियल बताया था जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। किसकी डायरेक्शन में? डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। और एक मटेरियल क्या बताया था जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल कैसे अलाइन होता है? अपोजिट। इससे डिपेंड होता है कि काई का जो ये ससेप्टिबिलिटी का जो साइन है वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। इसको ध्यान रखना, अभी मैं आगे बताऊंगा लास्ट में। लेकिन फिलहाल ये सारे फॉर्मूले हो गए क्या? यस सर। यस सर। ध्यान से देखो, परमिटिविटी परमिएबिलिटी के बारे में बात करते हैं। सर परमिएबिलिटी की जब बात की थी हमने, हमारे पास देखो एक तो ये फॉर्मूला है। अच्छा, I इज इक्वल टू काई इंटू एच आएगा क्या? इसकी वैल्यू यहाँ पुट नहीं कर सकता क्या? एक बार करना। B किसके इक्वल हो जाएगा? म्यू नॉट H प्लस काई एच। तो क्या कॉमन आ जाएगा? H म्यू नॉट H 1 प्लस काई। समझ में आ रहा है? यस सर। किसी को कोई दिक्कत इस फॉर्मूले में? कुछ भी नहीं। नो सर। अब एक बात बताओ, पहली इक्वेशन तो ये है सर, ये कब? जब मीडियम कैसा हो? जब मीडियम ना हो, क्या हो? फ्री स्पेस हो। मटेरियल की तो बात अभी नहीं कर रहा मैं, सिर्फ मीडियम की बात कर रहा हूँ। अभी मैं मटेरियल है वो नहीं है उसकी बात नहीं कर रहा, अब मैं मीडियम की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों? मीडियम की। मैं मीडियम की। B इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। म्यू नॉट क्या होता है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस, ठीक है। अगर पर फ्री स्पेस ना हो के कोई मीडियम होता तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती? B इज इक्वल टू म्यू एम म्यू एच। एच। क्लियर है क्या? यस। इसके अंदर देखो, इसी को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख के ऐसे नहीं लिख सकता क्या? म्यू 1 प्लस का ही आगे लिख दूं, आगे क्या लिख दूं? म्यू नॉट इंटू एच। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करो, म्यू एम की वैल्यू क्या आ रही है? म्यू नॉट इंटू 1 प्लस चाई आ रही है या नहीं आ रही? आ देख रही लो, खुद देख लो भाई। यहाँ पर भी B है, यहाँ पर भी B है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है। तो म्यू एम किसके इक्वल हो गया? साफ देख लो, म्यू नॉट म्यू इंटू 1 नॉट प्लस के। चाई। प्लस का। आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। कैसे लर्न होगा मेरे पे छोड़ दो, मैं करवाऊंगा। बट अभी जो चल रहा है उसको चलने दो। जहां जो चीज समझ नहीं आ रही वो देखो, बस लर्न करवाना मेरा काम है। बट तुम अभी यहाँ पर ये देखो कि जो चीज तुम्हें डेरिवेशन में ये पार्ट समझ नहीं आया, ये पार्ट समझ नहीं आया, वो पूछो बस। क्लियर है यहाँ तक कैसे हुआ? यस यस। यस सर। म्यू एम इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस का। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट डेराइव होने वाला है, ठीक है सर। अब मेरे पास दो फॉर्मूले कौन से आए सर? एक ये मीडियम और पूरा एक फ्री फॉर्मूला बेस्ड है, इसलिए मैंने को ऐसे आज डेराइव करवाना पड़ा। पीपीटी से बात बनती ना आज। देखो B इज इक्वल टू क्या हुआ? म्यू नॉट एच आया, ठीक है। दूसरा क्या बोला? B इज इक्वल टू म्यू एम इंटू एच आया, ठीक बात है। तीसरा अभी बात करी, म्यू एम और म्यू नॉट से रिलेशन से निकाला हमने क्या सर? म्यू नॉट इन म्यू नॉट इंटू 1 प्लस चाई। काई इंटू एच। यही लिखा था क्या? बोलो हाँ या ना। यस सर। यस म्यू एम की जगह यही लिखा था। Yes, sir. अभी हमने देखा म्यू एम किसकी इक्वल है? म्यू नॉट इंटू 1 प्लस काई, या तुम जो चाई बोलते हो। क्लियर है यहाँ तक? यस। यस सर। अब ध्यान से देखो सर, एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली है। मैंने तुम्हें एक होमवर्क दिया था, अभी तक उसका यूज नहीं हुआ, अब यूज होगा। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? बताओ, शांत हो गए? हम तो ऐसा दिखाया था तुम सबने कि सब कुछ करके आए हो, है भाई। रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ी थी तुमने, क्या होती थी? परमिटिविटी ऑफ
मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम। यही था ना, यानी फ्री स्पेस या वैक्यूम कुछ भी बोल दो। ऐसे ही रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होगा, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। देख लो, किसी को कोई डाउट इसमें यहाँ तक? नो सर। सेम, No, sir. कुछ सेम है। अब ध्यान से देखो, एप्सिलॉन एम की वैल्यू क्या हो गई, इन सबका मीनिंग बताऊंगा मैं, अभी तुम्हें क्लियर समझ में आएगा। एप्सिलॉन एम की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन, Epsilon naught. ऐसे ही यहाँ पर म्यू एम की वैल्यू क्या हो गई, Mu r into mu naught. क्लियर है? Yes, sir. ऊपर आ जाओ सर। याद रखना, जैसा फील्ड है वैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स में फोर्स वर्क करता है वैसा ही फील्ड होता है। अगर फोर्स बढ़ रही है तो इसका मतलब फील्ड भी बढ़ रहा है, याद रखना। तो जब मैं फोर्स के लिए बोल रहा हूँ तो फील्ड के लिए वैलिड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। देखो, हमने जो फॉर्मूला लिखा था, एक तो लिखा था F इज इक्वल टू के क्यू स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर, ये लिखते थे ना, Yes, sir. या इसको मैं और अच्छे से लिखूं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। लेकिन ये तो जब फ्री स्पेस में होते थे, अगर फ्री स्पेस में नहीं होते थे तो क्या लिखते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम के क्यू स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर, यही लिखते थे ना। मीडियम की लिख दी बस परमिटिविटी। बोलो हाँ या यस सर। Yes, sir. एफ डैश को, इसी एफ डैश को दोबारा से लिख दूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम की जगह क्या लिख दूं, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर। इसी को दूसरे तरीके से लिखूं तो एफ डैश क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर को बाहर ले लूं, अंदर क्या रह जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वेयर बाय, R square. तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर क्या है, F. एफ। तो मैं सिंपल यहाँ पर ये लिख देता हूँ, ये मैं करवा चुका हूँ, तुम्हें याद हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यस सर। यही होमवर्क दिया था, यही होमवर्क दिया था बालकों, यही होमवर्क दिया था, यही नहीं करके आए। एफ डैश किसके इक्वल हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन आर टाइम्स एफ, क्या यही नहीं हो जाएगा? देखो, हाँ जी सर। Yes, sir. तो देखो एफ डैश क्या है सर, मीडियम में कितनी फोर्स है, और एफ क्या है सर, कहां पर फोर्स है, वैक्यूम। वैक्यूम में। और एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव रिलेटिव परमेबिलिटी। इस इक्वेशन को ढंग से पढ़ना। और अब एक और इक्वेशन लगते हैं, अभी मैं फिर इसका मतलब बताऊंगा। यहाँ पर देख, इसी को इधर मैग्नेटिक फील्ड वाले में बात करते हैं थोड़ी सी, इसके बारे में तो टॉपिक चल रहा है तो इसको साफ साफ करेंगे, चलो यहीं लिख देते हैं। यहाँ पर सर बी का फॉर्मूला क्या आया था, म्यू नॉट एच, दूसरा फॉर्मूला क्या आया था, म्यू एम एच बी डैश का। भाई यहाँ पर फोर्स वैक्यूम में लिखी तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या लिखा, वैक्यूम में। यहाँ पर फोर्स मीडियम में लिखी तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्या लिखा सर, मीडियम है। मीडियम का। जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, वही इलेक्ट्रिक फील्ड भी मान सकते हो सेम, बस क्यू हट जाएगा ना। याद है ना तुम्हें फॉर्मूले में क्या फर्क आता था, यस इलेक्ट्रिक Yes, sir. फोर्स का फॉर्मूला Yes, के sir. क्यू स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर होता था, फील्ड का क्या हो जाता था, के क्यू अपॉन में आर स्क्वेयर। सिर्फ एक क्या हटा दो, चार्ज हटा दो। क्यू। अच्छा, ये हो जाएगा बी डैश। ऐसे ही बी डैश को क्या लिख सकता हूँ, म्यू एम की जगह क्या लिख दूं, म्यू आर इंटू, म्यू नॉट R into mu. अच्छा बी डैश को आगे लिख दो, म्यू नॉट एच, म्यू ऐसा, म्यू नॉट इंटू एच क्या बन जाएगा, B. बी। दिख रहा है क्या ये वाला इक्वेशन? यस। बी डैश क्या है सर, मीडियम में, और बी क्या है सर, फ्री स्पेस में। इस केस में वैक्यूम में। अब ध्यान से देखो, फोर्स या फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की जब मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले में, मीडियम में फोर्स या फील्ड ज्यादा है या वैक्यूम में? देखो ध्यान से, Medium. सर देखो फोर्स अच्छे से, पूछा है कि फोर्स पूछ रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पार्ट में पूछ रहा हूँ, राइट साइड। वैक्यूम में ज्यादा है। वैक्यूम में देखो, मीडियम वाला, डैश वाला किस में है, मीडियम में। डैश वाला किसकी बात कर रहा हूँ बच्चे में, मीडियम। ये है मीडियम की बात, और ये किसकी बात है,
वैक्यूम। वैक्यूम। एफ डैश की वैल्यू ज्यादा है या एफ की वैल्यू ज्यादा है? एफ की। एफ की वैल्यू, F की। सिंपल सी बात है, वैक्यूम वाले में से कुछ डिवाइड कर रहा हूं तब जाके किसकी वैल्यू आ रही है? एफ डैश की। एफ डैश की है ना, यानी मीडियम की। यानी मीडियम की जो फोर्स है वो कम है वैक्यूम से कितने टाइम्स? एप्सिलॉन आर। रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स या एप्सिलॉन आर टाइम्स। तो हमको ये पता भी था, याद है तुम्हें, तो मैंने पहले लेक्चर में ही बता दिया था कि जो फोर्स होगी वो मैक्सिमम कब होगी? जब कैसा मीडियम, जब क्या हो? वैक्यूम हो। उसके बाद जैसे ही मीडियम Vacuum। डालूंगा फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम। कम होती जाएगी। तो यही बता रहा है। और कितने टाइम्स कम हो रही है? एप्सिलॉन आर टाइम। आर। तो रिलेटिव परमिटिविटी वो फैक्टर है जिससे फोर्स इन द मीडियम कम हो रही है विद रिस्पेक्ट टू फोर्स इन द वैक्यूम। वैक्यूम। ठीक है, लेकिन अब उल्टा यहां पर आके देख, मैग्नेटिक फील्ड, मीडियम का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा आ रहा है या वैक्यूम का? मीडियम वाला। मीडियम। मीडियम। तो मीडियम में क्या हो रहा है? तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू आर क्या है? वो फैक्टर है रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो मीडियम में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू बढ़ रही है वैक्यूम से, और कितने फैक्टर से बढ़ रही है? म्यू आर से। म्यू आर। म्यू आर यहाँ पर वो फैक्टर है जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, जितने टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है मीडियम में, और वहां पर जितने टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है? घट रही घट है। रही है। तो दोनों का बिहेवियर अपोजिट है या सेम है? अपोजिट है। अपोजिट है। और अभी तुम्हें याद हो, अपोजिट। इसलिए इनका बिहेवियर अपोजिट है, इसलिए मैंने तुम्हें बोला था जहां पर एप्सिलॉन नोट है वहां पर क्या लिखो? 1/म्यू नोट। याद है ना फॉर्मूला में जब डराइव करवाया था, जब कोई भी फॉर्मूला लिखा था, जैसे हमने लिखा था किसी भी एक का फॉर्मूला, डाइपोल का, के पी अपॉन में आर क्यूब था, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट पी अपॉन आर क्यूब। ये तो था एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन पे। लेकिन इसी का जब मैं मैग्नेटिक में कन्वर्ट करता था तो कैसे लिखता था? पी की जगह क्या लिखता था? कैपिटल एन। आर की जगह आर क्यूब, 4 पाई की जगह 4 पाई। लेकिन एप्सिलॉन नोट की जगह क्या लिखता था? 1/1/म्यू एप्सिलॉन में। नोट। तो म्यू नोट ऊपर चला जाता था तो क्या बन गया? ये म्यू नोट अपॉन 4 पाई। याद है ना? तो जहां मैंने एप्सिलॉन नोट लिखवाया था वहां पर मैंने क्या लिखवाया था? 1/म्यू नोट। क्योंकि इन दोनों का बिहेवियर क्या है? बिल्कुल अपोजिट है। अपोजिट। तो इसीलिए इनका जो नेचर की बात जब मैं इनके डिफाइन करता हूँ वो भी अलग होता है। याद हो तो, अगर मैंने परमिटिविटी की जब बात की थी तो मैंने बताया था कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना अपोज कर रहा है वो परमिटिविटी होता है। याद है? मैंने बताई थी ये बात कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना अपोजिशन मिल रहा है वो परमिटिविटी होता है। अगर अपोजिशन ज्यादा है तो परमिटिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा। और फोर्स क्या हो जाएगी? कम। कम। ये थी, क्योंकि इसीलिए देखो, अपोजिशन ज्यादा तो परमिटिविटी ज्यादा, परमिटिविटी ज्यादा तो फोर्स कम, कम होगी। परमिटिविटी ज्यादा तो फोर्स कम। इसीलिए किसी भी मीडियम में परमिटिविटी ज्यादा होती थी और फोर्स क्या हो जाती थी? कम हो जाती कम। थी। लेकिन बिल्कुल इसके अपोजिट परमिएबिलिटी होता है। परमिएबिलिटी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कितना अपोज नहीं करेगा, कितना उसको पार आने देगा अपने अपने मटेरियल से, कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास होने देगा, वो क्या होता है? परमिएबिलिटी। परमिटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कितना अपोज करेगा। लेकिन परमिएबिलिटी इसके अपोजिट, क्या बोलता हूं? कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने में से पास होने देगा। अगर ज्यादा पास होने दे रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? दोनों का Yes, नेचर बिल्कुल अपोजिट है। परमिएबिलिटी अगर कोई पूछ ले तो क्या होगा? कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने में से पास होने दे रहा है। और लेकिन परमिटिविटी क्या है? कितनी उसको क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। इसीलिए दोनों का नेचर बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट है। और तुम वहां पर भी देख लो, वहां पर मीडियम में फोर्स क्या हो रही है? कम हो रही है। मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कितने फैक्टर से? रिलेटिव परमिटिविटी वाले फैक्टर से। लेकिन यहां पर देखो, मैग्नेटिक फील्ड मीडियम में क्या हो रहा है सर? बढ़ रहा है। कितने फैक्टर से? रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर है? अब रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है सर। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है सर? म्यू एम बाय
म्यू म्यू नॉट नॉट, तो म्यू एम बाई म्यू नॉट यहां से निकालना, किसके इक्वल आ रहा है? म्यू नॉट वहां ले गया तो क्या बच गया यहाँ 1 प्लस आई, तो ये म्यू आर किसके इक्वल आ गया? देख लो किसके इक्वल आ गया बच्चे, नो 1 प्लस 1 प्लस यानी 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। ये भी क्वेश्चन, ये जो मैंने सारे फॉर्मूले लिखवाए हैं ना बच्चे, ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन में बेस्ड आएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं। और जिनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो मैं बताता हूँ, जो जो हमारा फिजिकल सिग्निफिकेंस करना है। लेकिन फिलहाल ये बताओ, एक भी फॉर्मूले में किसी को कोई दिक्कत है? मैंने सारे फॉर्मूले डिराइव करवाए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला भी मेरे को डिराइव करवाना पड़ गया, लेकिन ध्यान से देखो किसी को कोई भी डाउट है किसी भी चीज में? नो सर। देख लो। नो अच्छा चलें आगे, पक्का? हाँ जी यस सर यस सर चलो। अब रिलेटिव परमिटिविटी, अगर अब तुम्हें क्वेश्चन में क्या कर देगा, कल क्वेश्चंस करेंगे इसके, ससेप्टिबिलिटी दे देगा और पूछेगा रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? म्यू आर इक्वल म्यू टू आर इक्वल टू 1 1 प्लस प्लस का। अब तुम्हें आई की वैल्यू दे देगा, किसकी वैल्यू दे देगा? आई की वैल्यू, और एच की वैल्यू भी दे देगा, और बी की वैल्यू पूछेगा, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? आई इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई प्लस चाई एच। बस वही फॉर्मूला लगेगा। सारे फॉर्मूले अभी तुम्हें दिमाग में आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल क्या कह रहे हो? एचपी बोर्ड में ना आने तो जेई में तो आएंगे, और एचपी बोर्ड में तो इसकी डेरिवेशन आ जाएगी, है ना? तो याद रखना। क्या बच्चे क्या कह रहे हो? सर न्यूमेरिकल्स तो आते हैं। हाँ अगर नहीं आते, अगर वैसे तो पिछली बार तो डेरिवेशन ज्यादा आई थी, इस बार नहीं सर आते हैं, बट सर अब जैसे हमारा एनुअल सिस्टम हुआ है तो उस हिसाब से हमारे को आर्टिकल्स ज्यादा आएंगे और न्यूमेरिकल शायद ही आएंगे। अच्छा कोई नहीं बात नहीं। आएंगे पर दो कम आते न्यूमेरिकल हैं। आते हैं, 2 या 3 है। ओ भाई इतने सारे, ऑप्शन में आते यस सर। सर वो भी चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम डेरिवेशन पे फोकस सर ये करो। म्यू आर इक्वल टू आई प्लस का ई है कि 1 प्लस का ई है? 1 प्लस का ये 1 प्लस, 1 प्लस चाहिए कि चाहिए? CHI बोलते हैं इसको, कोई काई बोलते हैं, कोई चाई बोलते हैं, ठीक है? वैसे काई बोलते हैं, ठीक है? सर। एक्स बोलना अच्छा लग रहा है। एक्स बोल मेरे दो, को कोई भी बात मुश्किल लग रहा नहीं, है ना? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस है यस सर अब ध्यान से आओ, चाय नहीं है, हाँ देखो अब यहाँ पर मैंने बताया था कुछ मटेरियल क्या होते हैं बच्चे। अभी तो एक फॉर्मूला पढ़ा था मैंने, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच होगा, तो आई इज इक्वल टू काई इंटू एच, जहां पर काई क्या था? ससेप्टिबिलिटी। आई क्या था? जिसकी वजह से डाइपोल अरेंज हो रहे हैं। एच क्या था? एक्सटर्नल वाली बात। अब मैंने दो मटेरियल के बारे में बात की थी बच्चों, एक तो था जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाए? अलाइन हो जाए। अलाइन हो जाए, वो भी बहुत कम, बाकी सारे तो कैसे थे? वैसे के वैसे। एक क्या था सर जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कैसे अलाइन हो जाए? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल, मतलब अपोजिट अलाइन हो जाए, है ना? ठीक है सर। तीसरा क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। सर ये बहुत कम अलाइन ही क्यों होते हैं? होने तो सारे चाहिए, टॉर्क लगती है। बता रहा हूँ। एक और मटेरियल होता है, इसके बारे में भी डिटेल में अभी अगली स्लाइड में बात करूंगा, लेकिन अभी इसमें देखो, इसमें समझो, इसके अंदर बहुत सारे लाइन हो जाते हैं। कैसे लाइन हो जाते हैं? बहुत सारे। अभी के लिए ऐसे समझो, ठीक है? तीसरे मटेरियल को मैं बना नहीं रहा, लेकिन मैं अभी के लिए क्या कह रहा हूँ, क्या बहुत सारे लाइन हो जाते हैं, लेकिन उसी की डायरेक्शन में, अपोजिट नहीं, किसी डायरेक्शन में, इन द मैग्नेटिक सेम डायरेक्शन। देखो जब मैंने शुरुआत की थी इस लेक्चर की बच्चे, तो मैंने यही बोला था ना, अभी हम इन मटेरियल्स को सिर्फ क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। इसके ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, इसके ऊपर देखा, इसके ऊपर देखा, तो इसके ऊपर देखा कि इस मटेरियल, कुछ मटेरियल को देखा, उनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड डाला तो कैसा बिहेवियर शो किया उन्होंने। दूसरे वाले पे देखा, मैग्नेटिक फील्ड डाला तो कुछ अलग बिहेवियर शो किया। तीसरा वाला डाला, उसके ऊपर डाला तो कुछ अलग बिहेवियर शो किया।
इनके रीजन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इनमें से कुछ एक रीजन मैं तुम्हें बता भी दूं, जैसे पैरामैग्नेटिक की बात मैंने शुरुआत में बता दी थी कि इसके पास कैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डायामैग्नेटिक के पास कैसे होते हैं सर, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फेरो में क्या होती है, पहले से ही मैग्नेटिक मोमेंट वाली प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो अभी डिफरेंट, लेकिन इसका एक्चुअल जो रीजन होता है ना वो तुम्हें अगले लेवल पे लाके पता लगेगा। ये छोटे मोटे रीजन तो मैं अभी दे सकता हूँ तुम्हें, समझ में आ रहा है, क्लियर है सबको? यस सर। अब ध्यान से समझो, अब बी हो गया, यहां तक हो गया, क्लियर हो गया। बट सर अब एक बात है, ये थोड़े से अलाइन हुए, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में हुए या अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के? सेम। एक फैक्टर है एच, एक फैक्टर है आई। एच कौन सा फैक्टर है, जो बाहर वाला फील्ड वाला फैक्टर। आई कौन सा है, जो डाइपोल वाला फैक्टर है। तो आई जो कि अंदर वाले डाइपोल्स हैं, एच जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड आया, इनकी डायरेक्शन सेम है पहले केस में या अपोजिट है? जल्दी जल्दी बताओ। तो ये भी पॉजिटिव और ये भी क्या हो, पॉजिटिव। ये तभी पॉसिबल है जब काई भी क्या हो, पॉजिटिव हो। पॉजिटिव हो। अगर काई नेगेटिव हो जाए तो एक वैल्यू नेगेटिव नहीं हो जाएगी? तो इसीलिए इस केस में ससेप्टिबिलिटी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। लेकिन थोड़े से ही डाइपोलर लाइन होते हैं तो वैल्यू क्या होती है, कम। समझ में आ रही है, क्लियर है? तो ये सब्सटेंस का नाम है पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस। समझ में आ रहा है क्या? तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की अब तुमसे कोई बात कर ले कि इनकी ससेप्टिबिलिटी कैसी होती है, तो तुम क्या कहोगे? पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है पर कम होती है। ठीक है। अब एक होमवर्क दूंगा, डाया की बात करते हैं। डाया की तुम नेचर तो बता दोगे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कम है या ज्यादा, ये ढूंढ के आना। लेकिन नेचर भी चलो ढूंढ के आना, अभी भी बता सकते हो नेचर कैसा होगा, चलो कर लेते हैं एक बार। आई इज इक्वल टू काई इंटू एच, तो यहाँ पर भी है। अब अलाइन तो हुए हैं लेकिन अपोजिट में हुए हैं या सेम? अपोजिट में हुए हैं। तो एक अगर नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव है, तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव। तो ये तभी पॉसिबल है जब काई भी क्या हो, नेगेटिव हो। नेगेटिव। तो ससेप्टिबिलिटी किसकी, डाया की। ये कैसे मटेरियल्स हैं बच्चे, डायामैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। और ये होमवर्क है नेगेटिव। कि इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तीनों का, पैरा का, डाया का और पैरा। समझ में आ रहा है, क्लियर है सबको? अब मैं हिंट दे सकता हूं कि किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, अभी देखते हैं। फेरो में मैंने कहा सेम डायरेक्शन में लाइन होते हैं और बहुत सारे, तो आई और काई एच दोनों होंगे तो पॉजिटिव ही, तो काई भी क्या होगा सर, पॉजिटिव। लेकिन बहुत सारे अलाइन हुए हैं तो क्या वैल्यू होगी, बहुत बड़ी, ज्यादा, या हाईली पॉजिटिव बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, हाईली पॉजिटिव। तो मतलब सिंपल सी बात है, इसकी लेस देन जीरो, इसकी लेस देन जीरो, इसकी ग्रेटर देन जीरो बट स्मॉल, इसकी ग्रेटर देन जीरो बट हाई, तो इसको बोल देते हो हाईली पॉजिटिव। समझ में आ रहा है ना? बीच वाले की कैसी होगी, लेस देन जीरो। लेस देन क्या होता है, नेगेटिव। तो डायमैग्नेटिक की नेगेटिव हो जाएगी। पैरामैग्नेटिक की क्या है, ग्रेटर देन जीरो, मतलब ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, लेकिन क्या होगा सर, स्मॉल होगी। पैरों में पॉजिटिव भी होगा, जीरो से भी बड़ा होगा, मतलब हाईली पॉजिटिव। कैसा होगा सर, हाईली पॉजिटिव। किसी को इसमें कोई डाउट है? ये जो I इज इक्वल टू काई एच था, इसका ये फिजिकल सिग्निफिकेंस निकल कर आ गया। एक ही है छोटा सा, अभी तो आगे तो बहुत ही होते हैं, बट फिलहाल ये क्लियर है। यस सर। हल्का सा भी कोई डाउट? अब बात आ गई जिसका मैंने डायग्राम नहीं बनाया, लास्ट डायग्राम बनाऊंगा एक। फेरो का मैंने डायग्राम नहीं बनाया। फेरो में क्या होता है बच्चे, फेरो में पहले से ही कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होती है, पहले से ही मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होती। बाकी सब में देखो मैग्नेटिक मोमेंट पहले से क्या होती है, जीरो। जब मैं मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल नहीं लगाता तब तक उनकी मैग्नेटिक फील्ड क्या रहती है, जीरो। डाया में तो वो कैंसिल ही हो रहे थे इसलिए जीरो थी। पैरा में कैंसिल नहीं होने चाहिए थे, बट वो कैसे अरेंज थे सारे के सारे,
रैंडमली, जिसके कारण हो रही थी। तो ओवरऑल मैं डायमैग्नेटिक की और पैरामैग्नेटिक की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल लगाने से पहले इनकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहती थी? 0। क्लियर है? यस है ना? यस सर फेरो में क्या है, पहले से ही सर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल जो थे वो अलाइन होते हैं, पहले से ही भीड़ में कुछ ना कुछ अपनी डायरेक्शन में क्या होते हैं? अलाइन होते हैं। इसमें एक कंसेप्ट आता है डोमेन का। किसका कंसेप्ट आता है? डोमेन का। ऐसे ऐसे छोटे छोटे डोमेन बनते हैं, दिख रहा है? यस सर सर इक्वली लग रहे हैं। सर ये बराबर है कि बड़ा छोटा बड़ा है? बराबर मान लो, कैसे मर्जी मान लो, बताता हूँ। दिख रहा है क्या सबको? यस सर तो ये बच्चे हैं डोमेन्स। अब ये डोमेन्स क्या होते हैं? ये पर्टिकुलर रीजन होते हैं जिसके अंदर हर डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है? सेम। फॉर एग्जांपल, तुम ब्लू वाले फर्स्ट डोमेन, सेकंड डोमेन, थर्ड डोमेन, फोर्थ डोमेन, 5 डोमेन, 6 डोमेन, ये एग्जांपल लो। फर्स्ट डोमेन में सब डाइपोल की डायरेक्शन क्या है? सेम है। सेम है। राइट फिफ्थ में देखो सबकी डायरेक्शन क्या है? सेम है। सेम है सेकंड में सबकी क्या है? सेम है। थर्ड में Same है। सबकी क्या है? सेम है। लेकिन Same हर है। एक डोमेन में अगर दो डोमेन को कंपेयर करूं तो डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है ना? फर्स्ट और सेकंड को करो तो क्या अलग है? तो इन डोमेन्स के कारण इनके अंदर पहले से ही कुछ क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट रहती है सर, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन तो है, एक पर्टिकुलर डोमेन में अलाइन है। लेकिन अब क्या होगा, जब जैसे ही मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालू तो एक डोमेन को कैसे बताओगे? वो पर्टिकुलर स्पेस जहां पर हर 1 और 4 की सेम में नहीं, 4 थोड़ा सा नीचे की तरफ है, ऐसा समझो। ठीक है, 4 थोड़ा सा क्या है? नीचे की तरफ। तो फर्स्ट में क्या है? ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा था। डोमेन क्या है? एक पर्टिकुलर स्पेस जिसमें हर एक डाइपोल की डायरेक्शन क्या रहेगी बच्चों? बताओ, डाइपोल की डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम। अब मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डाला, ऐसा दिख रहा है? यस सर तो अब इसमें क्या ऑब्जर्व हुआ बच्चे अपने को? अब इसमें ये ऑब्जर्व हुआ कि जो डोमेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में था उसका साइज तो क्या हो गया सर? बड़ा हो गया। उसका साइज क्या हो गया? बड़ा हो गया। वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो गया, ऐसा समझ लो। तो वो क्या, ऐसा समझ लो, तो बहुत बड़ा हो गया उसका साइज। तो ये वाला डोमेन, कौन सा डोमेन बढ़ जाएगा तुम बताओ? फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला। पहले वाला फर्स्ट वाले की डोमेन की जो चौथा भी साइज बढ़ेगा थोड़ा थोड़ा। चौथा भी बढ़ जाएगा ज्यादा। वैसे इसमें जो सेम वाले होते हैं ना वही हो जाएगा, ज्यादा फर्क उनका। ठीक है, तो ये इसका साइज क्या हो गया सर? बढ़ जाएगा। ये सारे सर छोटे छोटे दिखेंगे। क्लियर है क्या? यस यस सर तो इस डोमेन देखो, ये पूरा बड़ा सेम डायरेक्शन में लाइन हो गया, इसीलिए जो वैल्यू देखो सेम डायरेक्शन में लाइन हुआ है या अपोजिट में हुआ है? पहले तो ये बताओ। सेम सेम है। इसलिए जो आई का वो था साइन, वही किसका आएगा? एच का। लेकिन वो डोमेन बहुत बढ़ गया उसकी डायरेक्शन में, तो आई पॉजिटिव तो होगा, लेकिन कैसा पॉजिटिव होगा? हाईली पॉजिटिव। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए काई की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव नहीं, सिर्फ क्या होगी साथ में? हाईली पॉजिटिव। क्लियर है क्या सबको? ये फिर ये मैं रहे तो समराइज तीन ही, करूंगा, बड़ा क्यों हो गया? कोई जाना मत, मैं भी समराइज करूंगा, बताता हूँ बच्चे, एक सेकंड। फिर वही बात आ गई ना, देखो ये कंसेप्ट ही ऐसा है बच्चे, क्योंकि हमें अभी, मैं वही बता रहा हूँ, हम अभी इस लेवल पे हम सिर्फ तुम्हें क्या बता रहे हैं कि एक पर्टिकुलर मटेरियल की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हमने सिर्फ स्टडी किया है, हमने सिर्फ बिहेवियर देखा है इसका। इसका रीजन मैं अभी भी बता रहा हूँ, इसका रीजन एटॉमिक और न्यूक्लियर लेवल पर हम पढ़ेंगे। ये सारे डाइपोल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स वाली बात कर रहे हैं, हम मटेरियल के अंदर की बात कर रहे हैं ना। हम मैक्सिमम, अगर मैं तुम्हें बताना भी चाहूँ तो हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं भाई? एक बात है, सिंपल सी बात है, हम किसी चीज का रीजन तभी एक्सप्लेन करेंगे ना जब पहले उसको स्टडी करेंगे।
भाई न्यूटन ने अपने आप थोड़ी बता दिया था कि ग्रेविटेशन है, बताओ, बता दिया था? कैसे बता दिया था? हाँ सर, पहले उसने क्या किया था, ऑब्जर्व कुछ किया एप्पल था, गिराया था। चीजों को ऑब्जर्व किया था ना कि चीजें नीचे गिर रही हैं। ऐसे ही पहले इनको नेचर को ऑब्जर्व किया इनका, है ना। अभी नेचर का ऑब्जर्व करके इसके बाद हमने पता किया कि सर ऐसा क्या होता है, ऐसा क्यों होता है। अभी इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं बच्चे, इसके अंदर सिर्फ एक कंसेप्ट नहीं है। अभी इसमें क्वांटम का भी, क्वांटम मैकेनिक्स का भी रोल आएगा, एटॉमिक डाइपोल्स के बारे में बात होगी, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात होगी, फिर इनकी कपलिंग की बात होगी। कपलिंग की बात तो चलो इसमें नहीं इंक्लूड होगी। हाँ बच्चे बोलो जैसिका। सर जैसे न्यूटन के ऊपर जैसे सर एप्पल गिरा था ना, तो मतलब उसकी भी वो जैसे मतलब बोलते कि स्कूल से निकाल दिया था उसको, फेल हो गया था, तो मतलब उसने स्टार्टिंग कहाँ से की इस चीज की खोज करने की? ऐसे नहीं था कि न्यूटन को एप्पल नीचे गिर गया था तो एक दिन न्यूटन के यहाँ पर एप्पल नीचे गिरा और उसको पता लग गया भाई सिर्फ एप्पल नीचे गिर रहा है, बाकी कोई चीज नीचे नहीं गिर, बाकी सारी चीजें ऊपर क्यों नहीं जा रही। ऐसा नहीं हुआ था। एप्पल से तो उसको वो आइडिया क्लियर हो गया था, उससे पहले बहुत सारी चीजों को उसने देखा हुआ, समझ रहे हो। पर सर उसने स्टार्ट कैसे किया इसके बारे में, इतनी क्वेश्चन भी तो दी बच्चे ये इसमें। तो क्यूरियस माइंड होता है सबका, है ना। अब जैसे केशव ने बोला कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ, यहीं से शुरुआत होती है इसकी। अगर अब जाके केशव इसको नेट पे सर्च करेगा तो केशव को थोड़ी सी नॉलेज बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बताओ हाँ या ना। यस सर। बढ़ेगी ना। लेकिन न्यूटन के बढ़ेगी। टाइम नेट, न्यूटन के टाइम नेट नहीं था ना, तो वो बेचारा किससे पूछता। नो सर। उसने खुद ही दिमाग लगाया, उसने चीजों को ऑब्जर्व किया एक के बाद दो। हमने 3 4 शुरुआत की, जब 11th तुमने पढ़ी थी मेरे से, तो मैंने तुम्हें बेसिक बेसिक आइडिया बताए थे हाइपोथेसिस के, कि पहले हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उनकी थ्योरी लिखते हैं, फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर देखते हैं कि ये बात सही है या नहीं है। गलत है। हाँ, तो फिर उसको कंफर्म करते हैं। ऐसी चीजें होती हैं बच्चे, पहले देखा, ऑब्जर्व किया, फिर उसके पीछे का रीजन ढूंढा। क्लियर है। लेकिन इस लेवल पे मैं इसका आंसर यही दे सकता हूं तुम्हें अभी के लिए। भाई हमने इससे पहले कौन सा कंसेप्ट पढ़ा बच्चे। अब मैं फेरो की अगर बात ना करूं, बाकी सबकी बात कर लूं, पैरा और डाया, इसमें तो मैं यही बोल सकता हूँ ना कि डायरेक्शन डाइपोल्स के ऊपर क्या लगी है बच्चों, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस पे टॉर्क लगी है, जिसके कारण क्या हो रहे हैं सर, अलाइन हो रहे हैं। ठीक है, सिर्फ यही। अब ये डिफरेंट डिफरेंट उनकी प्रॉपर्टीज हैं, ये उनके मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज हैं। उनके मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज पे सिर्फ यही एक ही फैक्टर डिपेंड नहीं करता जो हमने पढ़ा है। उसके मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। वो कहाँ से आएंगी, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से आ जाएगी। जैसे सबसे पहले हमने क्या अभी फिजिक्स में पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात किया, नहीं करी सर। अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात किया, नहीं। लेकिन इन मैग्नेटिक मटेरियल्स में हमने पेयरिंग की बात सबसे पहले की है। मैंने क्या बोला, पैरामैग्नेटिक के अंदर जो बिहेवियर शो होता है वो क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे हैं, बताओ, अनपेयर हैं, इसीलिए ये बिहेवियर शो होता है। तो केशव यहाँ से इन सब की तुम समझ लो शुरुआत होती है कि ये सब क्यों ऐसा कर रहे हैं। ये शुरुआत ही है इसकी कि भाई पैरामैग्नेटिक में ऐसा नेचर क्यों शो हो रहा है, क्योंकि उनके पास कैसे का इलेक्ट्रॉन है बच्चे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है। डाया में कैसे हैं बच्चे, क्यों शो हो रहा है, क्योंकि उसके पास कैसे इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयर। क्लियर है सबको, ऐसे ऐसे। यस। लेकिन मैं अभी भी बताऊंगा Yes, सिर्फ sir. यही पेयरिंग, सिर्फ और सिर्फ पेयरिंग इसका करेक्ट आंसर नहीं है। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं, क्योंकि अगर सिर्फ पेयरिंग आंसर होता तो कब का हम बता चुके होते, है ना, समझ रहे हो। तो वो तो तुम्हारी नोटबुक में भी लिख देता वो, एनसीईआरटी में भी, कि सर पेयरिंग के कारण हो रहा है। सिर्फ पेयरिंग के कारण ऐसा नहीं, और भी चीजें हैं जो इफेक्ट डालती हैं। क्लियर है। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लो इसको ताकि हम बढ़ सके आगे। बस आज का लिए खत्म है। B इज इक्वल टू, जब मटेरियल नहीं है तो कितना होता है, म्यू नॉट एच। अगर मटेरियल के साथ डाल दूं, म्यू नॉट एच प्लस आई। अब साथ में काई की फॉर्म में इसका म्यू नॉट एच कॉमन ले लिया था, 1 प्लस काई। और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी और उसका फॉर्मूला क्या था, I इज इक्वल टू काई इंटू काई इंटू एच। म्यू आर का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एम, म्यू नॉट इन वैसे म्यू एम का फॉर्मूला क्या आ गया था, म्यू नॉट इंटू 1 प्लस काई। ठीक है। इसके बाद हमने एक और बात पढ़ी थी, हाँ, कि मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू थी वो बढ़ जाती थी कितने टाइम्स,
म्यू आर आर रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो म्यू आर का फॉर्मूला यहाँ से भी लगा सकते हो, बी डैश बाई बी। बी डैश किस में है सर? मीडियम में, और बी किस में है सर? वैक्यूम। वैक्यूम। और काई की वैल्यू सर पॉजिटिव होती है किस में? पैरा में। काई की वैल्यू नेगेटिव होती है किस में? डाया में। और काई की वैल्यू हाईली पॉजिटिव हाईली होती है पॉजिटिव फेरो में। फेरो में। कौन सा कंसेप्ट होता है सर? डोमेन का। इसमें कैसे होते हैं सर? अपोजिट टू द पेयर डायरेक्शन डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड। पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये बिहेवियर शो करता है, और ये इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। क्लियर है? तो ये आज का सारा समराइज हो गया काम। किसी को कोई डाउट है इसमें तो बताओ। नो सर। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो आप केशव, आपको ज्यादा अभी क्यूरियोसिटी है इसमें तो आप सर्च कर सकते हैं, थोड़ा सा इसका बेसिक देख लेना, फिर मेरे से आके उस बेसिक के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है? जैसे इसकी मैं अभी तुम्हें हिंट दे देता हूँ, तुम जाके पढ़ना इसके अंदर थोड़ा सा इफेक्ट पढ़ना, ये सर्च करना नेट पे कि यही क्वेश्चन डाल देना चलो कि पैरा जो है और डाया जो है वो अपोजिटली क्यों चला जाता है। इसका रीजन आएगा, जो रीजन आएगा कि समझ रहे हो ना क्वेश्चन, डाया जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट क्यों चला जाता है, क्यों जाता है? लाइन होता है। तो इसका रीजन शुरुआत होगी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, उसके बाद वो कन्फिग्रेशन वाला टाइप दिखाएगा, उसमें जो डाउट आए ना तुमसे वो पूछ लेना, ठीक है बच्चे? यस सर। आज के लिए इतना ही करेंगे, अब जा सकते हो बच्चे। कर दे रिकॉर्डिंग ऑफ? यस सर। Yes. ठीक, बाय बाय। इसको रिवाइज कर लेना प्लीज, क्योंकि अगर अभी रिवाइज नहीं किया तो इसके क्वेश्चन नहीं होंगे कल इसके क्वेश्चंस करेंगे।